खबर वही अंदाज नया में अब नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में तोसी होगी या नहीं। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में होने वाला अहम तरीन इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। इससे पहले अमेरिकी सदर ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। मामला अब क्या रुख इख्तियार करता है, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल, और प्रोग्राम में आगे चल के ये भी देखेंगे कि अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। ईरान से वाबस्ता मुतादिद अफराद, कंपनियां और जो इदारे हैं उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जबकि ईरानी क्रिप्टो असासों में से $1 अरब भी जब्त कर लिए गए हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ये जो पाबंदियां हैं मुबैना दहशत गर्दी में मुआवनत पर लगाई गई हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। तो आगे चल के इस पर भी बात करेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिस पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने दो टोक अंदाज में तरदीद की है। उनका कहना है कि जब तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, इस मामले पर कोई लचक नहीं आ सकती। पाकिस्तान के इस हवाले से हमेशा बहुत वाज़ेह पॉलिसी रही है। बिल्कुल जी, इस हवाले से उनका क्या कहना था वो भी आगे नाज़रीन को दिखाएंगे, सुनवाएंगे। लेकिन जी, एक चीज़ जो नाज़रीन सुनना नहीं चाहते लेकिन ज़ाहिर है अच्छी है तो इसलिए सुननी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। थोड़ा सा डर भी जाते हैं जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जिक्र होता है। तो हुकूमत ने अवाम को ईद का तोहफा दिया है। वो ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी की गई है। यानी कि अच्छा आप लोगों को ईद का एक तोहफा मिला, कबूल कीजिए। आगे बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे आज रावलपिंडी में होने जा रहा है। कप्तान शाहीन अफरीदी कहते हैं कि तैयारी अच्छी है, तो अब देखना है कि तैयारी कितनी है। तैयारी कितनी अच्छी है तो देखें ग्राउंड में पता चलता है। लेकिन जी, क्या कुछ हमें मशरिक़ वस्ता से पता चल रहा है, उसकी सिचुएशन से, वहाँ की क्या डेवलपमेंट है, वो आप तक पहुंचाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खात्मा, यानी कि उसका ना आउटकम नहीं निकला। व्हाइट हाउस की जानिब से भी इजलास खत्म होने की तस्दीक की गई है। ताहम इस हवाले से जो मजीद डिटेल्स हैं वो कुछ भी जारी नहीं हुई अभी तक कि क्या इजलास में डिस्कशन हुआ, क्या इंसाइट से। और हुकाम का ये कहना है कि सदर ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरेगा। ये बात पहले भी दोहराई गई थी, आपको याद होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी ये कहा गया था, फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था, JD वैंस से भी कहा था कि मुआहदा हम वही कबूल करेंगे जो अमरीका को मंजूर होगा। बिल्कुल, तो ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। तो ये हम नहीं कह रहे, आगाज़ में आपको बता दिया था कि ये किसका पैगाम है। और इससे पहले कि अमेरिकी सदर ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था, ये भी आपको बता देते हैं। उनका कहना था कि आबना हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त किसी टोल या पाबंदी के बगैर होगी। तो कई बारूदी सुरंगें हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है ईरान बाकी मानदा सुरंगों को फौरी तौर पर हटाए या फिर उसको तबाह कर दिया जाएगा। तो अमरीकी सदर ने एक पैगाम में ये भी कहा है कि ईरान को रजामंद होना होगा कि वो कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी वाज़ेह कर दी नाज़रीन कि अमरीका तबाह की गई न्यूक्लियर डस्ट जो पहाड़ों के नीचे दफन है उसको भी निकालेगा और तबाह करेगा। तो बस वही नैरेटिव्स की जंग है जनाब, स्टेटमेंट्स का तबादला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज से आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं। और जबकि ईरान का इस पर मौक़िफ़ भी बहुत ही क्लियर है, आपको क्विकली बताते हैं कि ईरानी ज़रा ने अमरीकी सदर के ताज़ा बयान की तरदीद कर दी है। फार्स न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हुकाम ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान मन घड़त फतह ज़ाहिर करने की कोशिश है। अब ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतालिक MOU में कोई शिक शामिल ही नहीं है। फॉर्स न्यूज़ का ये भी कहना है कि ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनमें से $12 अरब की फौरी अदायगी MOU में शामिल है। और साथ साथ MOU में लेबनान में हिज़्बुल्लाह के मौक़िफ़ के मुताबिक मुकम्मल जंग बंदी भी शामिल है। तो ये सारी कुछ है उस एग्रीमेंट का जिक्र हो रहा है जिस हवाले से कोशिश की जा रही है कि जी ये जो डेडलॉक है ये ख़त्म हो और जो मामला है वो आगे बढ़े। बिल्कुल, और शिन पाबंदियों पर भी तो एक खबर आई है ना, वो भी हम अपने नाज़रीन को ज़रूर बताएंगे। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी जनाब। ईरान से वाबस्ता मुतादिद अफराद, कंपनीज और इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ईरानी क्रिप्टो असासों में से $1 अरब भी जब्त कर लिए गए हैं। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां मुबैना दहशत गर्दी में मुआवनत पर लगाई गई हैं। क्रिप्टो असासों की जब्त की
ईरान के खिलाफ मुआशी मुहिम का हिस्सा है। और वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट से आपने हरमज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक जब सवाल हुआ, कैथरीन आपकी इसी कॉन्वर्सेशन में आगे बता देती हूँ, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया था कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा, मरहलावार ये चीज़ें प्रोसीड करेंगे। और पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने से पर आमादगी दिखाई है, ये उन्होंने कहा है। अब हाउ ट्रू इट इज़, इस पर तो खैर ईरान अपना मौक़िफ़ देगा, जबकि ओमान ने अपने हरमज़ पर टैक्स ना लगाने की यकीन दहानी कराई है। अब देखिए वही बात है, हम आप लोगों को बड़ा एक जो सिचुएशन आ रही है सामने कि अमेरिका की जानब से क्या कुछ डेवलपमेंटल स्टोरीज़ हैं, क्या कुछ स्टेटमेंट्स हैं वहाँ की लीडरशिप की तरफ से, और एक जानब ईरान क्या मौक़िफ़ रखता है, ये बड़ा अहम है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ रखता है। जब अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से आपको याद होगा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी, तो उस हवाले से पाकिस्तान ने तब भी अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया था। और अब जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को ये भी बता रहे हैं कि बड़ा अहम तरीन ये जो है वो विज़िट रहा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का, और जिसमें उन्होंने बड़ा खुलकर जो एक ओपन नैरेटिव है पाकिस्तान का वो दे दिया। वो क्या है वो हम आप लोगों को क्विकली बताते हैं। तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अब्राहम अकॉर्ड से मुतालिक जो पाकिस्तान का नैरेटिव है और पाकिस्तान की जो पॉलिसी वाज़े की है, वाशिंगटन में मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा है कि अफवाहें गर्दिश करी हैं कि पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का कहा गया, लेकिन जब तक उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, जब तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता इस मामले पर कोई लचक नहीं आ सकती। अल-कुद्स अल-शरीफ के फ़लस्तीन के दारुल हुकूमत बनने तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आ सकती। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली आप लोगों को सुनाते हैं। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी पाकिस्तान को कह दिया कि अकॉर्ड का हिस्सा बने, इस तरह की चीज़ें। भाई वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान जब तक फ़लस्तीन रेडी नहीं होता और फ़लस्तीन जो है वो pre-1967 मॉडल्स और उसके साथ ये पाकिस्तान की स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट एंड ईयर आफ्टर ईयर, उसमें कोई लचक नहीं। तो अब आपको बता देते हैं कि व्हाइट हाउस का अमेरिकी सदर की मेडिकल रिपोर्ट जारी करने से गुरेज इकदाम सदर की सेहत से मुतालिक सवालात पैदा कर रहा है। CNN के मुताबिक आपको हम ये बता रहे हैं, ट्रंप ने चंद रोज कबल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में चेकअप कराया था। अमेरिकी सदर ने रिपोर्ट 1-2 दिन में आने का कहा था, और व्हाइट हाउस का इकदाम सदर की अहलियत से मुतालिक तशवीश बढ़ा रहा है। माहिरीन ये आरा रखते हैं कि ये तो इससे तो यही होगा ना कि देखें जो तशवीश है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, और ट्रंप के दोनों हाथों पर अक्सर नील के निशानात देखे गए हैं। ये जो विजुअल्स आपको साइड बाय साइड दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं बाकायदा सर्कल करके जो वो मेडिकल रिपोर्ट है वो उस हवाले से चीज़ें सामने आई है। और गुज़िश्ता साल टांगों में सूजन की तस्वीर भी सामने आई थी, आप लोगों को वो भी याद होगा। ये देखें जिनकी हम बात करें कि हाँ उनके जो हाथों में ये निशानात वाज़े हो रहे हैं, उनके जो आई थिंक गालिबन कान की तरफ का भी जो है वो ये बताया जा रहा है। फिर साथ साथ गुज़िश्ता साल जो टांगों में सूजन की तस्वीर भी आपको याद होगा कि वो भी सामने आई थी। तो ये जी मौक़िफ़ है तमाम तरह उनकी सेहत से मुतालिक CNN ने जो रिपोर्ट किया। खबर वही अंदाज में हमें अच्छी खबर दे देते हैं आपको, जो कि आपको पहले से भी मिल चुकी है। तो जनाब ईद के तीसरे रोज़ हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा तोहफा, पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल 381 रुपये 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर मिलेगा। और जो एलामिया इसका जारी किया गया उसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। इस वादे पर मुकम्मल तौर पर अमल किया गया। तो बजट से पहले एक अच्छा रिलीफ है, इसे एंजॉय करें क्योंकि ज़ाहिर एक रिलीफ तो है ही। अब ये बात की बात है कि जी अब आगे क्या होगा, अब दोबारा ये कीमतें कब रिवाइज़ हैं, क्या है। दुआ तो हम यही करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि कीमतें और यूं ही कम होती रहें। और अब उम्मीद है कि आपकी स्माइल काफ़ी मशकूक लग रही है। मशकूक होती है ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का, क्योंकि ज़ाहिर ग्लोबल फैक्टर्स बड़ा अफेक्ट करते हैं ना। ये सिर्फ एक वो डायमेंशंस तो नहीं है जो एक सिर्फ कोई भी मुल्क खुद डिसाइड कर सकता है। लेकिन जी हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी की शरह में रद्द-बदल किया है, डीजल पर जो लेवी है तकरीबन 11 रुपये बढ़ा दी गई है, और पेट्रोल पर लगभग इतनी
کمی کم کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں ہم۔ ذرائع کے مطابق ڈیزل پر لیوی 10 روپے 93 پیسے بڑھا کر 68 روپے 93 سے فی لیٹر اب کر دی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی بات کریں تو جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ 10 روپے 83 پیسے سے فی لیٹر کمی کی گئی ہے اس میں، اور پیٹرول پر لیوی 102 روپے 17 پیسے سے کم ہو کر اب کی اگر ہم بات کریں تو 91 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اچھا، ذرائع اس حوالے سے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مٹی کے تیل پر 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر لیوی برقرار رکھی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو ایک ڈیسیجن ہے مٹی کے تیل کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو آنا ہے، لیکن جی اب ظاہر ہے دیکھیں جب بھی پیٹرولیم مصنوعات کم ہوتی ہیں تو سب سے ایکشن کن کا آتا ہے؟ صحیح، عوام کا آتا ہے نا، بالکل عوام کا آتا ہے، تو اور ایک ملا جلا رد عمل عوام کا سامنے آ رہا ہے، کیونکہ عوام ظاہر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اچانک سے یکدم 50 روپے بڑھانا، 30-40 روپے بڑھانا، اور پھر یوں 5 روپے کبھی کم کر دینا، 22 روپے کم کر دینا، لیکن 22 روپے تو چلیں ایک اچھا فیصلہ ہے، ایک اس پہ اچھا خوش ہونا انیشیٹو، چاہیے۔ ہاں ایک اچھا ریلیف کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ بات ہے لیکن مہنگائی بھی زیادہ ہے، یعنی کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 22 روپے بھی جو ہے وہ کمی ہمارے لیے کمی نہیں ہے، وہ ناکافی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ابھی 22 روپے کم کر بھی رہے تو یہ ریلیف نہیں لگ رہا۔ اونٹ کے منہ میں جو ہم کہتے ہیں نا بڑا عام فہم ہے کہ زیرے کے مترادف ہے، قیمتوں میں زیادہ ریلیف دیا جائے۔ اب کہنا کیا ہے عوام کا، لیٹس سی، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ عوام تو خوش نہیں ہے، 22 کم کرے گی 40 بڑھا لے گی، اللہ مالک ہے۔ کم سے کم 100 روپے کمی آئے گی تو فرق پڑے گا عوام کو، 22 روپے سے کیا ہو جائے گا ہمارا؟ اگر سستا ہوگا تو اچھا ہوگا نا، مہنگائی بھی زیادہ ہے، مطلب پیٹرول کی وجہ سے بھی مطلب لوگ پریشان ہیں۔ یہ تو اچھی اقدام ہے حکومت کی، لیکن جو پہلے پرانا ریٹ تھا وہی پہ آنا چاہیے تو پھر اچھا ہوگا ساروں کے لیے۔ حکومت آہستہ آہستہ اور بھی کمی کرے تاکہ ہمیں کہیں یونیورسٹی کالج جانے میں آسانی ہو سکے۔ یہ کم 22 روپے 23 روپے کریں گے، بڑھا دیں گے 150، اس میں ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، ہم خوش ہو جاتے ہیں ہاں بھی کم ہو گئے ہیں، لیکن بڑھ جاتے ہیں پھر بعد میں۔ ٹھیک ہے چلے سستا کر دیا ہے، بہت اچھا کیا ہے انہوں نے، لیکن مزید پیٹرول سستا ہونا چاہیے نا۔ تحفہ ہی ملا عیدی کا ہمیں تو اگر مزید جتنا بڑھایا تو جتنی دیر اتنی دیر سے کم بھی ہو جائے تو زیادہ بہتر عوام کے لیے ریلیف ہوگا۔ غریب ایک عوام کے لیے 22 روپے بھی بہت اماؤنٹ ہے، اس کے لیے بھی کرنا چاہیے پیٹرول سستا۔ میں تو کہہ رہا ہوں مزید سستا کرنا چاہیے پیٹرول کو۔ جب یہ پیٹرول کم کرتے ہیں تو باقی چیزیں بھی کم کریں، کیونکہ ہر بندہ سروائیو نہیں کر سکتا اتنی مہنگائی۔ مہنگائی بہت ہے۔ کیتھرین آپ خوش ہیں 22 روپے کمی سے؟ میں خوش ہوں، جیسے کہ آپ نے بھی عوام کا ملا جلا رد عمل دیکھا ہے، تو میرے خیال سے ریلیف اور زیادہ دینا چاہیے۔ بات کر لیتے ہیں ایک ایسے محبت کے پیغام کی جو کہ سرگودا سے ہے۔ سرگودا میں عید الاضحیٰ کے موقع پر انسانیت کی خوبصورت مثال بتائیں گے آپ کو۔ مسیحی برادری نے نوری گیٹ چرچ میں تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے خون کے عطیات دیے۔ نوجوانوں نے مذہب سے بالاتر ہو کر محبت اور اخوت کا عملی مظاہرہ کیا۔ مطلب بات وہی آ گئی نا کہ جب بات انسانیت کی ہو تو محبت سب سے بڑا اور یہی تو نا ہارمنی، آپ دیکھیں پاکستان کی یہی تو خاصیت ہے، یہی تو بات ہے۔ تو ندیم خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سرگودا کے نوری گیٹ چرچ میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کے لیے خصوصی بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد۔ نوجوانوں نے بھرپور جذبے کے ساتھ خون عطیہ کیا۔ مسلم اور مسیحی نوجوان انسانیت کے اس مشن میں ایک ساتھ شریک ہوئے۔ ہم ادھر کیمپ پہ آئے ہیں تو ہم نے جو بیمار بچوں کے لیے خون دیا، ہمیں بہت اچھا لگا ہے۔ ہم بہت اچھا لگا کہ کسی بیمار بچے کی ہماری وجہ سے ان کی زندگی بچی ہے۔ پہلے میری کزنوں نے خون دیا اور اس لیے میں نے بھی ضد سے کیا کہ مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے، اور انسانیت کے لیے ایسا ہے کہ کسی ہمارے ایک خون کا قطرہ کسی کی جان بچا سکتا ہے۔ کیمپ میں سینکڑوں افراد نے رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کیا۔ منتظمین کے مطابق ایسے اقدامات نہ صرف ضرورت مند بچوں کی زندگی بچاتے ہیں بلکہ بین المذاہب ہم آہنگی اور بھائی چارے کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ جہاں پہ ہمارے جوان جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس بلڈ کیمپ میں حصہ لے رہے ہیں، وہاں پہ ہماری بچیوں نے بھی خون عطیہ کیا ہے، اور یہ قابل تقلید اور قابل تعریف عمل ہے کہ انہوں نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کے لیے خون جو ہے وہ عطیہ کیا ہے اور ان بچوں کو عیدی کا تحفہ دیا ہے۔ سرگودا کے اس چرچ سے انسانیت، محبت اور اتحاد کا پیغام دیا گیا کہ خدمت انسانیت کے لیے ہر مذہب اور ہر برادری ایک ہے۔ ندیم خان، سما، سرگودا۔
اچھا جی، تو عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران 3 دنوں میں ریکارڈ تعداد میں سیاحوں نے وادی کاغان کا رخ کیا ہے، جن میں غیر ملکی سیاح بھی شامل ہے۔ کیا ہی کرتے ہیں، ویسے ہی اتنی گرمی تھی، چاہے سندھ کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں، کچھ بھی نہیں کر رہے، جالس کر رہے ہیں بس ہم۔ تو عید کے تینوں دنوں کے دوران جو خیبر پختونخوا کی وادی کاغان ہے، سب سے زیادہ وہاں سیاح داخل ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق 1,28,862 سیاحوں نے کاغان کا رخ کیا ہے، اور سیاح وادی کے ٹھنڈے موسم، خوبصورت گلیشیئر، ذوالفریب جھیلوں اور دلکش آبشاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اب بھی بڑی تعداد میں کاغان پہنچ رہے ہیں۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے مختلف مقامات پر سیاحوں کی رہنمائی اور مدد کے لیے اسٹاف تعینات کیے گئے ہیں۔ اچھی بات ہے، ٹورزم کو پروموٹ کرنے کا اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو مینجمنٹ ہے وہ ایسی دیں کہ سیاح انجوائے کریں۔ بالکل، تو اب آپ کو کھیل کے میدان سے بھی خبر دے دیتے ہیں۔ جاپان میں انڈر 18 ایشین ہاکی چیمپئن شپ میں پاکستان اور چین کا مقابلہ جاری ہے۔ دوسرے کوارٹر کے اختتام پر پاکستان کو چین کے خلاف 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ جناب، قومی ٹیم نے شروع سے ہی جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا، چین کی پوسٹ پر متعدد اٹیک کیے۔ پاکستان کی جانب سے عثمان اور عدیل نے ایک گول کیا، تو یہ بہت اچھی پرفارمنس جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ بالکل، ویلکم بیک۔ خبر وہی انداز میں ہمیں بہت ہی افسوسناک واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ کراچی کے سرکاری اسپتال میں عملے کی کوتاہی کا خطرناک انجام۔ جناح اسپتال کے واش روم میں خاتون نے بچے کو جنم دیا۔ معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز 4 گھنٹے تک چکر لگواتے رہے اور چیک اپ کے لیے دہائیاں کسی نے نہ سنی، وہ بندی کہتی رہی۔ اسپتال انتظامیہ نے الزامات بے بنیاد قرار دیے ہیں۔ تو کیا کچھ اسپتال انتظامیہ کا موقف رہا ہے، اہل خانہ کیا کہتے ہیں، نوید کمال اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں۔ کراچی کے جناح اسپتال میں انسانیت سسکتی رہی، حاملہ خاتون تکلیف سے تڑپتی رہی، مدد کو پکارتی رہی۔ بروقت طبی امداد نہ ملنے پر اسپتال کے واش روم میں بچے کی پیدائش ہوئی۔ متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کا غفلت برتنے والے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ شوہر کا کہنا ہے ڈاکٹر 4 گھنٹے تک چکر لگواتے رہے، بہانے بناتے رہے، مگر علاج نہ کیا۔ جب سیول کی بات کی انہوں نے تو باہر نکال دیا، گارڈ نے باہر نکال دیا، بھائی باہر جاؤ، اس کو واک کراؤ۔ تو اندر واش روم تھا، اس میں چلے گئے تو اس کو وہاں پہ ڈیلیوری ہو گئی۔ اسپتال انتظامیہ نے الزامات مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ خاتون نے لیبر روم میں رات 2:50 پر صحت مند بچے کو جنم دیا۔ ہائی رسک مریضہ کو 16 یونٹس خون اور FFPs فراہم کی گئیں۔ ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے خاتون اور نومولود کی حالت بہتر ہے۔ طبی نگرانی کے لیے مریضہ کو آبزرویشن میں رکھا گیا۔ کیمرامین قاسم رئیس اور ساتھی رپورٹر حامد الرحمان کے ساتھ نوید کمال، سما، کراچی۔ حیرت ہے کہ اس صدی میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، اتنی ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی یہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ تو تھی جی ایک کہانی۔ چشتیاں سے بھی آپ کو افسوسناک خبر دیتے ہیں، جہاں گھریلو جھگڑے پر سسرالیوں نے مبینہ طور پر زہر دے کر بہو کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، جس پر گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اور 22 سال کی علیشہ بی بی 2 بچوں کی ماں تھی۔ آپ سوچیں اس کی عمر ہی کیا تھی۔ پولیس نے مقتولہ کے والد کی مدعیت میں خاوند اور دیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کون سنبھالے گا گلگت بلتستان کی کمان؟ ہم آپ کو تفصیلاً آگاہ کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی 33 اراکین پر مشتمل ہے۔ تمام 10 اضلاع کے کل 24 حلقوں میں جنرل الیکشن ہوتے ہیں۔ منتخب سیاسی جماعتوں کو 6 خواتین اور 3 ٹیکنوکریٹس کی مخصوص نشستوں پر نمائندگی دی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان میں جنرل الیکشن کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے علاوہ بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان نے انتخابات کے لیے 10 ضلعی ریٹرننگ آفیسرز کے ساتھ 24 انتخابی حلقوں میں ریٹرننگ آفیسرز کو بھی تعینات کر دیا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے لیے کل ووٹرز کی تعداد 9,63,034 ہے، جبکہ مرد ووٹرز 5,06,097 اور 4,56,937 خواتین ووٹر شامل ہیں۔ گلگت بلتستان الیکشن کمیشن کے مطابق مجموعی طور پر 35 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں۔ وفاق میں برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ قاف، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اسلامی تحریک پاکستان اور مجلس وحدت المسلمین بھی
गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तो जी गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात जो कि जारी होने वाले हैं उस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाई है। अब बात कर लेते हैं कि इन आम इंतखाबात में दियामर की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। GBA 16 दियामर 2 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार अतीकुल्लाह एडवोकेट मरकज़ निगाह बन गए हैं। बिल्कुल, और अवाम काफिलों की सूरत में IPP में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि IPP की जानिब जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। मजीद जानेंगे फखर आलम की रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, दियामीर की सियासी फिजा बदलने लगी। चिलास की शाहराहों पर निकलते काफिले, हर तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नारे। GBA 16 दियामीर 2 सियासी सरगर्मियों का मरकज। IPP के उम्मीदवार अतीकुल्लाह एडवोकेट की भरपूर इंतखाबी मुहिम। हल्के में नौजवानों की बड़ी तादाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। हमने इस हल्के को अतीकुल्लाह एडवोकेट को इसलिए इंतखाब किया कि पिछले 15 सालों से 20 सालों से इधर मुस्लिम लीग नून ने एक अवाम के ऊपर जुल्म स्टार्ट किया, लोगों के ऊपर जुल्म किया। तो इस वजह से इस दफ़ा IPP जीत कर, अतीकुल्लाह एडवोकेट जीत कर, ये जो अवाम के साथ जो जुल्म किया, इस जुल्म को खात्मे के लिए हमने अतीकुल्लाह एडवोकेट की सपोर्ट कर रहे हैं। कारकुनान कहते हैं इस बार दियामीर के अवाम नई सियासी क़यादत पर एतमाद का इजहार करेंगे। साबका दौर में हाजी अब्दुल कुद्दूस ने जो इस इलाके को तरकीब जो किया है, हॉस्पिटल, रोड्स और पावर हाउस, इन इलाकों में स्कूल्स, डिस्पेंसरियाँ, हर चीज़ उसी की वजह से उसने मेहनत करके बनाया है। इसका पहले जो चाचा अब्दुल कुद्दूस ने काम अच्छे किया था, हर जगह में तरक्यात उसका काम है, तो इस वजह से अभी इसका भतीजा खड़ा हो गया और अभी उसने अभी तक अच्छा इलेक्शन में नहीं जीता है और इस साल इंशाल्लाह हम जिताएगा। दियामीर में बढ़ती सियासी सरगर्मियों ने इंतखाबी मार्के को मजीद दिलचस्प बना दिया है। आलम समा दियामीर। तो जी GBA 15 दियामीर 1 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम की तैयारी कैसे जारी है। फखर आलम की रिपोर्ट तो हमने देखी, उन्हीं से जान लेते हैं कि कैसी गहमा गहमी है, कैसी तैयारी है। जी फखर, ओवर टू यू, बताइए। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त दियामिर के चारों हलकों में सियासी गहमा गहमी रूज पर है। GBA 15 दियामिर 1 की अगर हम बात करें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस वक्त मरकज़ निगाह बन चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार हाजी शाबेग जो है इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन में मसरूफ़ है। मुकामी लोगों का काफिलों की शक्ल में जोक दर जोक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत जो है वो जारी है। आज थक के मारूफ ख़ानदान आलम खने और नयाट के रुज़ने ख़ानदान की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की गई है, जिनका तकरीबन इलाके के अंदर 500 वोटों पर मुश्तमिल काफ़िला जो है वो आज उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है, जिससे हल्के के अंदर हाजी शाबेग की पोजीशन जो है वो पहले से मज़ीद मुस्तहकम हो गई है और इस वक्त हाजी शाबेग और पीपल पार्टी के नामजद उम्मीदवार हाजी बशीर अहमद खान के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। GBA 3 गिलगित, जहां ITP के उम्मीदवार मुश्ताक करीमी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। मुश्ताक करीमी की दस्तबरदारी का ऐलान ITP के सदर शेख मिर्जा अली ने किया और इस पेशरफ के बाद IPP उम्मीदवार शफी खान की पोजीशन अब मजीद मजबूत हो गई है। ज़ाहिर है कि मुफाहमत जमातों के माबैन होती है और आला मकसद के हुसूल के लिए होती है, लिहाजा जो है वो मुफाहमत के इस अमल को आगे बढ़ाते हुए हमने इस हल्के से दस्तबरदारी करना। अच्छा जी, तो ये तो हो रही है ना इंतखाबात की क्या गहमा गहमी है, किस तरह से जो कंटेस्टेंट्स कंटेस्ट कर रहे हैं, इस हवाले से बात। अब जी मसाइल क्या है, तो बिजली की तवील लोड शेडिंग, साफ पानी की अदम फराहमी और इंटरनेट सर्विस की जुज़वी बहाली। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का 2 गिलगित के वोटर्स इस बार इन तमाम मसाइल के हल के लिए किससे वोट देंगे, जानते हैं समा के नुमाइंदे मंजर शिगरी से। मंजर, किनसे उम्मीदें वाबस्ता की हुई है गिलगित के लोगों ने? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, गिलगित का हल्का है GBA 2, वहाँ पर चूँकि गिलगित बल्तिस्तान भर में जो 24 इंतखाबी हल्कों के लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ काफ़ी उरूज पर है, लेकिन शहरी क्या देखते हैं, शहरी को कौन से मसाइल हैं जो कि मुस्तकबिल में इनके हल तलब हो सकते हैं। हम हमारे साथ शहरी मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान में देखा जाए तो सबसे जो बेसिक जो इशू है वो तवील बिजली की लोड शेडिंग का है। 20-20 घंटे की तवील लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन के रह जाती है
और उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो हेल्थ की जो है नाकिस फैसिलिटीज़ है। हेल्थ जो है, एजुकेशन और साथ में पावर का जो है ये बड़ा इशू है, और इसके साथ इंटरनेट का भी इशू है। गिलगित बल्तिस्तान में कभी लिंक डाउन हो जाता है, कभी बहाल हो जाता है, तो इससे भी स्टूडेंट्स समेत जो है फ्रीलांसर जो है बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। और साथ में जहाँ तक साफ पानी की बात है तो गिलगित बल्तिस्तान में देखें कि हमारे पास जो है नेचुरल जो वाटर है उसके बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनको जो है पीने के काबिल बनाकर घर तक पहुंचाना ये बहुत बड़ा जो है काम है। जैसे कि आपने सुना कि आवाम के जो मसाइल है जू के तू है, और तवक्को ये की जा रही कि आने वाले जो असम्बली है या हुकूमत है जो मुंतखब होगी वो इन मसाइल को जो अवाम निशानदेही कर रही है करेंगे, तो ये जो है अवाम के लिए एक नई सहूलत होगी। जी, हज की सादत हासिल करने वाले पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए परवाज़ों का सिलसिला कल से शुरू होगा। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक से। उस्मान, 1 जून को मुल्क में हुजाज की कितनी परवाज़ें आएंगी और कहाँ कहाँ? ये भी बता दें कि ये जो हज ऑपरेशन है ये कब तक जारी रहेगा? हाजियों की वतन वापसी कब होगी, समा ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। इसके मुताबिक मजमूई तौर पर 471 हज परवाज़ों के ज़रिए 1,19,000 सरकारी स्कीम के तहत जाने वाले हुज्जाज कराम को वापस लाया जाएगा। पहली हज परवाज़ कल शब जद्दा से 391 हाजियों को लेकर उड़ान भरेगी और 1 जून की सुबह सियालकोट एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। 1 जून को मजमूई तौर पर 22 हज परवाज़ें पाकिस्तान में लैंड करेंगी, जिसमें 5,237 हुज्जाज कराम को वतन वापस लाया जाएगा, जिसमें 5 परवाज़ें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी, जबकि 4 परवाज़ें लाहौर और कराची के एयरपोर्ट्स पर लैंड करेंगी। जबकि अगर हम बात करें मुल्तान और सियालकोट में भी 3 हज परवाज़ें 1 जून को लैंड करेंगी, जबकि फैसलाबाद में 2 और कोयटा में 1 परवाज़ 1 जून को हुज्जाज कराम को लेकर लैंड करेगी। हाजियों की वतन वापसी का फ़्लाइट ऑपरेशन 1 माह तक जारी रहेगा और इसकी तकमील 30 जून को होगी और आखिरी हज परवाज़ 30 जून को लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। यूं इस हज फ़्लाइट ऑपरेशन में पाकिस्तान की सरकारी, निजी और सऊदी एयरलाइन हिस्सा लेंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं मौसम के बारे में। लाहौर में गुज़श्ता रात से चलने वाली ठंडी हवाओं ने गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी कर दी है। मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं। तो मौसम की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जितना कुछ आपने बता दिया है, तो हम अरशद अली से बात कर लेते हैं। जी अरशद, मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, शहर में चलने वाली हवाओं की वजह से दर्जा हरारत में मामूली कमी वाक़या हुई है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसके साथ साथ इस वक्त शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान के ऊपर जो है वो हल्के बादल छाए हुए हैं। ताहम महकमा मौसमियात ने आज मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश की भी पेशनगोई की है और इसके साथ साथ शहर में 16 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान ज़ाहिर किया है। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाला जो हफ्ता है वो शदीद गर्म और खुश्क रहेगा और उसमें कोई बारिश जो है वो नहीं होगी, ऐसा कहना है महकमा मौसमियात का। और महकमा मौसमियात के जो माहिरीन हैं उनका यह कहना है कि शदीद गर्मी की लहर में जो शहरी हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो अपने घरों से ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। जी, अच्छा जी, तो हमारा फेवरेट सेगमेंट जो कि खबर वही अंदाज ना की टीम हमें भी आप लोगों को भी सैर कराती है हमेशा एक नए शहर की और वहाँ की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों की। तो जी आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं किला रोहतास, जेहलम की तहसील दीना में, जहां पत्थरों पर लिखी तहरीरें तारीख बयान कर रही हैं। एक इमारत सदियों बाद भी अपनी शान और अजमत की गवाही दे रही है। ये है बरसगीर की अजीम तरीन किलों में शुमार होने वाला किला रोहतास। देखते हैं सैयद अमीर शाह की इस रिपोर्ट में। बरसगीर की तारीख, सकाफत और फने तामीर का शाहकार जेलम की तहसील दीना के करीब वाक़े ये है किला रोहतास। 16वीं सदी के अजीम मुसलमान बादशाह शेरशाह सूरी की इस निशानी के दरो दीवार माजी की दास्तान समेटे हुए हैं। मजबूत फसीलें और बुलंद दीवारें, किला रोहतास की खूबसूरत राहदारियाँ सयाहों को सदियों पुरानी तारीख की सैर कराती हैं। मैंने बड़े और दोस्तों से सुना था कि किला बहुत खूबसूरत है, तो हम पहली दफ़ा इसे विजिट करने आए हैं।
मज़ा आ रहा है देख के, मतलब जितना सुना था उससे ज़्यादा अच्छा लगा ये। अकल दंग रह जाती है कि उस वक्त ये तामीर किस तरह किया होगा। किला रोहतास 4 दरवाजों पर मुश्तमिल है। सुहेल गेट, शाह चंदवाली गेट, काबली गेट और लंगर खानी गेट। हर दरवाजा इस किले के नाकाबिले तस्खीर होने की गवाही देता है। क्या खूबसूरत किला, और यकीनी तौर पर इसमें ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये अपने साथ ना बहुत सारी एक यादें जो है वो बसाए रखता है। कितने कितने सालों की एक हिस्ट्री होती है, एक तारीख़ होती है, और जो लोग भी तारीख़ का शौक़ रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं उसे पढ़ने का, उन्हें इस तरह के किलों में ज़रूर जाना चाहिए, ताकि उनके लिए बहुत अच्छी प्लेस है ना, वो आपको अपनी रूट से जोड़ता है। हम तो हमेशा यही बात करते हैं, और इस तरह के जो कहते हैं ना कि छुपी हुई चीज़ें होती है वो आप तक लाने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि आप लोग की भी तवज्जो इस जानिब ज़रूर। हमें भी तो बहुत शौक है ना, हम कब प्लान कर रहे हैं? हम प्लान कर लेते हैं, बिल्कुल प्लान कर लेते हैं, क्योंकि झेलम तो ऐसा करीब भी है, बहुत इतना कोई दूर भी नहीं है, और बिल्कुल प्लान किया जा सकता है। क्योंकि देखिए ना कि अगेन वो आपने देखा कि स्टोरेज वर्क जो बहुत प्यारा सा पत्थरों का खूबसूरत काम उसमें हुआ था, किया गया। हाँ, तो उससे उसकी जो एक एलिगेंस है वो मजीद बढ़ती है। और इस तरह के जो किले होते हैं, वैसे आपने यहाँ पर शाही फोर्ट भी विजिट किया हुआ होगा, ये आपको उसकी एक जो तारीख़ होती है कि उस ज़माने में वहाँ पर जो रहते थे उनका रहन सहन कैसा था, उनकी सकाफत कैसी थी, तौर तरीक़े कैसे थे, और कहीं ना कहीं जब आप अपनी उस रूट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ हद तक सिमिलर भी नज़र आती है। क्योंकि यकीनी तौर पर ये कहते हैं ना कि सल्तनतें तो मिट जाती हैं, लेकिन जो उनकी यादें हैं वो इन किलों में ज़िंदा रहती हैं। तो उनको समझने के लिए, यानी कि जितना कुछ आप तारीख़ से, किताबों से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना, तो इस तरह की जगहों को विज़िट करके आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट भी हो सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब हम उस चीज़ को, उस मंज़र को, उस इमारत को हम देखते हैं तो एक ना मतलब जैसे रूह तरोताज़ा हो जाती है। वही बात सकाफ़त और रहन सहन, तौर तरीके, सब कुछ आपको एक बहुत अच्छे तरीके से मनाज़िर जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे से आपको याद रहते हैं। और जी सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि एशियन अंडर 18 हॉकी चैम्पियनशिप में पाकिस्तान और चीन का मुकाबला हुआ। पाकिस्तान ने चीन के खिलाफ 3-0 से मैच जीत लिया है। ये जो मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, विनिंग टीम के ये मनाज़र हैं, आप देख सकते हैं कि अब जो है वो शेक हैंड्स किए जा रहे हैं, मुसाफा किया जा रहा है, कंग्रेचुलेट किया जा रहा है पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान ने चीन के खिलाफ 3-0 से ये कामयाबी अपने नाम की है। यहाँ पर ये बात करना कैथरीन बहुत ज़रूरी है कि बेखुसूस हॉकी जो कि हमारा कौमी खेल है, और अगर हम उससे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कुछ दीगर खेलों के साथ, तो जाहिर है कम रिसोर्सेज होते हैं, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज, उतने ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छा खेल का मुजाहरा किया गया है पाकिस्तान टीम की जानिब से। तो 3-0 की बढ़तरी हासिल हुई है। पाकिस्तान की जानिब से बात करें क्विकली तो उस्मान और अदील ने एक गोल दागा। पाकिस्तान ने चीन के खिलाफ तीसरा गोल कर दिया, और जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से यासीन सलमान ने गोल किया है। तो उस्मान, अदील और यासीन सलमान, इन तीनों ने जनाब कर दिखाया है ये काम, और ये जो मैच है वो किया है पाकिस्तान टीम ने, पाकिस्तानी हॉकी टीम ने अपने नाम। तो एशियन अंडर 18 हॉकी चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं मौसीकी के आलात, जदीद हो या कदीम, सुरों के तालमेल दिल के तार छेड़ ही देते हैं जनाब, माहौल को यकसर बदल देते हैं। मौसीकी के आलात बनते कैसे हैं, आजकल कारोबार कैसा है, समा के नुमाइंदे सजाद हैदर ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। पहले एहसासात और जज्बात के इजहार के लिए अल्फाज है, रह जाने वाली कमी को मौसीकी के आलात के मिलाप ने पूरा किया। आलात में वक्त के साथ जिद्दत आई। मौसीकी के कुछ कदीम आलात आज भी मौजूद हैं, जिनके फनकार बहुत कम है। वो कौन से, आइए चल के देखते हैं। मदली नाम है मेरा, और चांद के नाम से मैं मशहूर। दिहाइयों से हमारा काम चल रहा है। हमारे बड़े जो थे मास्टर उस्ताद रहीम बख्श, हमारे वालिद साहब थे, उन्होंने स्टार्ट किया। फिर ये ढोलक, ये शादी ब्याह में बजती है, इसको हम बनाते हैं। तबला बनाते हैं, सितार बनाते हैं, जो चित्राली सितार होती है वो बनाते हैं। जैसे 7 रंग अल्लाह ने बनाए हैं, इस तरह 7 जो है वो ज़मीन बनाई है, 7 आसमान बनाए हैं, तो इस तरह 7 सुर बने हुए हैं। मौसीकी से ये होता था कि जो पुराने ज़माने के लोग थे, मुगलिया दौर के लोग थे, शायराना कलाम, मारिफाना कलाम, सूफियाना कलाम,
سارے کلام اس میں مکس ہیں، تو اس کے حساب سے وہ جب وہ سنتے تھے تو اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ گانا جو ہے وہ راگوں کے حساب سے ہوتا ہے، جو راگ بھی فار ایگزامپل وہ مالکوس راگ ہے یا اگر درباری راگ ہے یا وہ جو بھی ہے، تو وہ اگر فارسی والا ہے تو فارسی کے حساب سے اسی راگ میں جائے گا، وہی ساز اس کے ساتھ پلے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح وہ پشتو کا جو ہے، پشتو کا بھی یہی حساب ہے، انگلش کا بھی یہی حساب ہے، اور یہ رباب جو بنا ہوا ہے اس میں آپ آل راؤنڈر ہے، یعنی اس میں آپ ہر چیز جو ہے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ طبلہ جو یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے، یہ بھی آپ ہر انسٹرومنٹ کے ساتھ جو ہے، اگر طبلہ نہ ہو تو انسٹرومنٹ پھر نہیں چل سکتا۔ ڈیجیٹل چیزیں آ چکی ہیں، اس کے ساتھ بھی ذرا موسیقی میں ذرا کافی مسئلہ درپیش آ رہا ہے جدت کے حساب سے، اور یہ جو ابھی جو آ رہے ہیں وہ کلاسیکل کو کاٹ رہے ہیں، کلاسیکل کٹ رہا ہے، جو آگے یہ جو ہے یہ بس ٹریک کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمارا جو فن ہے یہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے، دوسرے نمبر پہ انٹرٹینمنٹ اس طریقے سے بنتی ہے کہ آپ کا ملک خوشحال ہو، آپ کے ملک میں امن و امان ہو۔ ابھی بھی ہمارے کاروبار جو ہیں وہ زیادہ اتنے خاص تیزی کے ساتھ نہیں جا رہے۔ یہ فنڈ دیتے ہیں، لاہور میں دے رہے ہیں، فنکاروں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے یہ ایک اپیل ہے، درخواست ہے، فنڈ وغیرہ آتے ہیں اس میں بھی ہمیں اگنور نہ کیا جائے۔ موسیقی کے آلات میں جدت کے ساتھ کلاسیکل موسیقی کے رجحان میں کمی ضرور آئی ہے، مگر یہ فن ختم نہیں ہو سکا۔ کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ سجاد حیدر، سما، پشاور۔ بہت خوبصورت پیکیج، بہت خوبصورت رپورٹ، اتنے خوبصورت ہم نے آلات دیکھے ہیں موسیقی کے۔ آپ کو کون سا پسند آیا؟ مجھے طبلہ زیادہ اچھا لگا، اس کے نا دھن کے ساتھ اسے بجانے میں بڑا مزہ آتا ہے نا۔ اور وہ کتنی اچھی لائن ہمارے رپورٹر نے بھی کی کہ کلاسیکل موسیقی میں کچھ کمی ضرور آئی لیکن مکمل اس کا رجحان ختم نہیں ہوا، وہ فن آج بھی زندہ ہے۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں کالے بادل چھا گئے، دن میں رات کا سما محسوس ہو رہا ہے اور مختلف علاقوں میں ہواؤں کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی ہے، ہمیں بھی اسٹوڈیو میں فیل ہو رہی ہے۔ لاہور میں موسم کی کروٹ خوب بدلی ہے جی، اور گرمی کی چھٹی ہو گئی ہے۔ بات کریں گے دانیال عمر سے۔ جی دانیال، کیسا موسم ہے؟ دیکھیں شیری، جس طرح سے آپ نے بتایا لاہور میں کالے بادل جو ہے وہ چھا گئے ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں دن میں رات کا سما ہو گیا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں تیز بارش بھی شروع ہو گئی ہے، چاہے وہ گلبرگ ہو، مال ٹاؤن ہو، جوہر ٹاؤن ہو، سمن آباد، گلشن راوی سمیت لاہور کے مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں پر تیز بارش ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں، اور محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے چند گھنٹے جاری رہنے کا امکان ہے۔ آج لاہور کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 36 ڈگری ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق، جبکہ جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ جو ہے وہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ تقریباً 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو موسم جو ہے وہ گزشتہ دنوں کی نسبت جب گرمی بہت زیادہ پڑ رہی تھی تو یہ دیکھا گیا کہ جو ہے وہ شہری جو ہے وہ یہ بھی دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ بارش ہو جائے اور تیز بارش ہو جائے، تو یقیناً ان کی دعا جو ہے وہ سنی گئی ہے اور لاہور میں جو ہے وہ تیز بارش ہو گیا۔ آج صبح موسم ایسا تھا کہ جو سورج ہے وہ نکلا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج بھی گرمی ہوگی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے جو کالے بادل ہیں وہ لاہور کی فضا پر چھا گئے ہیں اور اب شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جی، شہریوں کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں اور صبح کے 9 بج رہے ہیں لیکن آپ اس وقت اندھیرا سا چھایا ہوا ہے، بادلوں کا بسیرا ہے اور سورج کہیں نظر نہیں آ رہا، اتنی اس حد تک جو ہے وہ اندھیرا چھایا ہوا ہے اس وقت، کالے بادل چھا گئے ہیں بلکہ تیز بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ہمیں یہاں پر اسٹوڈیو میں بھی ہم آواز جو ہے وہ سن پا رہے ہیں بارش کی، اور کیا حسین موسم ہو چکا ہے لاہوریوں کے لیے۔ جی موسم کی بہت بڑی یہ خوشخبری ہے۔ ثقافت کے رنگ سما کے سنگ میں آپ کو بتاتے ہیں، راجن پور میں دیسی کشتی کے مقابلوں نے عید کا مزہ دوبالا کر دیا ہے۔ مختلف شہروں سے آئے پہلوانوں نے مہارت کے خوب جوہر دکھائے۔ الیاس قبول کی رپورٹ۔ راجن پور کی تحصیل جام پور کے قبول چوک میں دیسی کشتیوں کا روایتی دنگل، راجن پور، ملتان، بہاول پور اور صادق آباد سے آئے پہلوانوں نے زور آزمائی کی۔ پہلوانوں کے دلچسپ داؤ پیچ پر شائقین کی داد، شائقین مقابلوں سے خوب لطف اندوز ہوئے۔
शहरियों ने भी रिवायती खेलों के इनेकाद को खूब सराहा। ये मैचेस होने चाहिए क्योंकि जो नौजवान नस्ल है वो बेरा रवि का शिकार हो गई है, ताकि वो इस टीम में उस टीम का हिस्सा बने। मुंतज़मीन के मुताबिक ईद पर हर साल इस दंगल का इनेकाद किया जाता है ताकि लोगों को सेहतमंद तफरीह फराहम की जा सके। इलियास गबोल, समा, राजनपुर। अब आपको बताते हैं, ज़िला नौशकी से ताल्लुक़ रखने वाली यास्मीन बलोच जब बैंजो के तार छेड़ती हैं तो फ़ज़ा में ऐसे सुर बिखेरते हैं कि सुनने वाले महुए हैरत रह जाते हैं। बलूचिस्तान की पहली खातून बैंजो नवाज से मिलवा रहे हैं नूरुल आरफीन अपनी इस रिपोर्ट में। ये है बलूचिस्तान की पहली खातून बैंजो नवाज यास्मीन बलोच, जो हुनर, हौसले और जिद्दोजहद की एक जीती जागती तस्वीर है, जिन्होंने महज 5 साल की उम्र में इस मुश्किल मगर सुरीले साज को बजाना शुरू किया। बैंजो को उठाया, मैंने बैंजो से बात की कि आप कैसे चीज़ हो जो इंसान को शौक से खींचते हो। वक्त के साथ साथ उन्होंने न सिर्फ इस फन पर अबूर हासिल किया बल्कि अपनी अलग पहचान भी कायम की। यास्मीन बलोच कहती हैं कि उन्होंने समाजी और माशरती रुकावटों के बावजूद ये रास्ता चुना और आज वो अपने फैसले पर फख्र महसूस करती हैं। मैंने इसे बजाया तो थोड़ा सुर पता नहीं था, तो सुर ढूंढ रहा था कि कैसे मैं सुर बजाऊं, कैसे करूं मैं। तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने सुर भी ढूंढ लिया और धीरे धीरे मैंने सीख लिया बैंजो बजाना। बासलाहियत फनकारा की इब्तदाई तरबियत उनके वालिद मारूफ फनकार उस्ताद मोहम्मद अनवर के ज़ेरे साया हुई, जो बैंजो बजाने के साथ साथ इस साज की तैयारी में भी महारत रखते हैं। मैं ऐसा कोई एकेडमी बनाऊं ताकि यास्मीन अपनी तरह बच्चों को, वो भी बच्चियों को बैंजो सिखाए, कोई और इंस्ट्रूमेंट, तालीम के साथ साथ खेल भी हो, तालीम भी हो और म्यूजिशियन का भी शौक रखें। यास्मीन बलोच आज न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि मुल्क भर में उभरती हुई बासलाहियत फनकारा के तौर पर जानी जाती हैं, जिनकी धुनें इस बात का सबूत हैं कि हुनर किसी भी रुकावट का मोहताज नहीं होता। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा।